Okay, good morning class. Today we will start the second half of our chapter number 7, that is combustion and flame. Okay, in this half we will discuss the content which we will not discuss in our part 1. Okay, in the heading section you will see that I have written types of fuel and point 3 इसके अंदर मैंने पेट्रोलियम डाला है। इसका रीजन ये है कि इसमें हम जो पहले दो पार्ट हैं इसके, जिसमें बायोगैस आता है और आपका कोल आता है, कोयला आता है, वो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर कर लिया है। अभी सेकंड पार्ट के अंदर हम जो सेकंड पार्ट है वीडियो का, उसमें हमारा पेट्रोलियम कल जो हमने प्रीवियस जो वीडियो बनाई थी उसमें जो बच गया था हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं। As you can see on board, I have drawn a diagram. It's the diagram of fractional distillation of petroleum. ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मैंने यहाँ पे आपके लिए एक डायग्राम बनाया है। ओके, इन दिस डायग्राम, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम की हम बात नहीं करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं पेट्रोलियम है क्या। तो पेट्रोलियम एक डार्क कलर का थिक एक लिक्विड होता है जिसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, और ये आपको मिलता है जमीन के अंदर से। प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि जो पेट्रोलियम है वो जमीन के नीचे कैसे आया। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं उसको। काफी साल पहले एज्यूम किया जाता है ऐसा कि काफी साल पहले पृथ्वी के ऊपर जो पेड़ पौधे या जीव जंतु थे वो नीचे दब गए किसी सरकमस्टांसेस की वजह से, और उनके ऊपर अर्थ की नई लेयर्स फॉर्म होते हुए चली गई। जो चीज जमीन पे हुई है तो जमीन पे आपका क्या बना है, कोयला बना है। अगर सेम चीज आपकी सी के अंदर, समुद्र की तली के नीचे अगर हुई है तो वहां पे आपका क्या बना है, पेट्रोलियम आपका बना है। तो इस तरीके से आपका पेट्रोलियम फॉर्म होता है। फिर पेट्रोलियम जो आपका निकलता है उसके अंदर काफी ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, उसके अंदर काफी सारे अलग अलग कंपोनेंट्स आपके प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप पेट्रोलियम से आपको पैराफिन वैक्स भी मिलता है, आपको लुब्रिकेंट ऑयल भी मिलता है, डीजल भी मिलता है, पेट्रोल मिलता है, पेट्रोलियम गैस आपको मिलती है जो हम काफी जगह पे नॉर्मली हमारे घरों के अंदर जो एलपीजी हम यूज कर रहे हैं वो भी हमको पेट्रोलियम से ही मिलती है। इसके अलावा पेट्रोलियम जहां पे प्रेजेंट होता है उसके ऊपर एक नेचुरल गैस आपकी पाई जाती है। नॉर्मली नेचुरल गैस में हम पढ़ते हैं सीएनजी के बारे में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो आपकी होती है, ये पेट्रोलियम के ऊपर एग्जिस्ट करती है। इसको हम निकालते कैसे हैं, तो इस गैस को हम ऑयल हम वेल वहां पे डिग करते हैं, खोदते हैं, और उसके बाद पाइप्स के थ्रू उस गैस को हम बाहर निकालते हैं। फिर पाइप की हेल्प से ही उस गैस को जहां तक पहुंचाना होता है वहां तक पहुंचाया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। सीएनजी के लिए वो डायरेक्ट यूज की जाती है, लेकिन पेट्रोलियम को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। उसके अंदर काफी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उन कंपोनेंट्स को हमें क्या करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। और पेट्रोलियम को के जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है, जिसमें हम फ्रैक्शंस के अंदर जो है आपके अलग अलग डायग्राम में भी आप देख सकते हैं ये चीज दिखाई गई है। ओके, अभी जो ये अलग अलग निकलते हैं, जैसे यहाँ पे फ्यूल ऑयल निकला, ये डीजल निकला, केरोसिन, पेट्रोल, पेट्रोलियम गैस आपकी निकली है, इनको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शंस, यानी कि जो सब्सटेंस अलग हुआ है, प्रोसेस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और जो सब्सटेंसेस निकले हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं फ्रैक्शंस। अभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो किस तरीके से, तो पेट्रोलियम को निकाला जाएगा, निकालने के बाद उसको रिफाइनरी के अंदर जहां पे ये प्रोसेस होगी वहां तक उसको भेजा जाता है। रिफाइनरी के अंदर क्या होता है, रिफाइनरी के अंदर बड़े बड़े स्टील के टावर कुछ इस शेप में आपके बने होते हैं, और उन टावर के अंदर क्रूड ऑयल, जो पेट्रोलियम जो हमने निकाला था जमीन के अंदर से, उस पेट्रोलियम को हम बोलते हैं क्रूड ऑयल। ठीक है, उस क्रूड ऑयल से हम क्या करते हैं, फिर ये निकालते हैं। अच्छा, इसमें निकाला कैसे जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस पे ये सब्सटेंसेस आपके अलग अलग होते हैं।
क्या किया जाएगा वो प्रोसेस मैं आपको एक बार बताता हूं। ये है क्रूड ऑयल। यहाँ पे क्रूड ऑयल को क्या किया जाएगा, 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर उसको हम हीट करते हैं तो आपका क्रूड ऑयल वेपराइज हो जाता है। वेपराइज क्रूड ऑयल को यहां से एंटर कराया जाएगा इस स्टील टावर के अंदर, रिफाइनरीज के अंदर ये प्रोसेस होगी, ये एंटर करेगा। अभी जिस सब्सटेंस का अगर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 400 डिग्री है तो वो आपका नीचे यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 400 डिग्री पे आपके क्या क्या मिलते हैं, पैराफिन वैक्स मिलता है, लुब्रिकेंट ऑयल आपको मिलेगा। इसके बाद जैसे ही ऊपर की तरफ आपकी वेपर्स हैं, वेपर क्या होते हैं, लाइट होते हैं, ऊपर की तरफ जाते जाएंगे। ऊपर की तरफ जब भी ये जाएंगे तो इसको आप बोल सकते हो ये कूल हो जाएंगे, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कंडेंस हो जाएंगे, ये कंडेंसेस, ठीक है, ये कंडेंस होते हुए चले जाएंगे। तो आप देखोगे, देखो यहां है 400 डिग्री सेल्सियस, इससे ऊपर 350 टू 400 है, फिर 250 टू 350 है, 170 से 250 है, 40 टू 170 और ऊपर सबसे लास्ट कितना है 40। यानी कि जैसे जैसे ऊपर जाते हुए जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, कम होते हुए जा रहा है। 400 डिग्री पे हमको पता चला पैराफिन वैक्स मिलता है, हमको लुब्रिकेंट ऑयल मिलता है। इसके बाद 350 टू 400 के इन बिटवीन में आपको क्या मिलता है, फ्यूल ऑयल मिलता है। नेक्स्ट 250 टू 350 आपको क्या मिल रहा है, डीजल मिल रहा है। डीजल कहाँ यूज किया जाता है, तो मैक्सिमम जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर डीजल का यूज किया जाता है। केरोसिन है वो आपको 170 टू 250 डिग्री सेल्सियस तक मिलेगा। केरोसिन का यूज तो मैक्सिमम जो केरोसिन का पहले यूज किया जाता था वो आपका गांव के अंदर जो उसका काफी ज्यादा यूज होता था, हालांकि आजकल इसका यूज जो है वो कम हो गया है। इसके बाद पेट्रोल, पेट्रोल का तो आप सभी को पता है, मॉडर्न टाइम में व्हीकल्स वगैरह जो वो पेट्रोल वगैरह पे रन किए जाते हैं। फिर लास्ट में आपकी पेट्रोलियम गैस जिसमें आपकी एलपीजी आती है, कुकिंग वगैरह के अंदर आप जिसका यूज करते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस थी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम के अंदर में, किस तरीके से उसको हमने अलग किया है। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया है। इनका जो टेम्परेचर डिफरेंस है, किस टेम्परेचर के ऊपर कौन सा जो सब्सटेंस है वो निकल रहा है, वो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट अपनी जो हेडिंग है अबाउट गुड फ्यूल। गुड फ्यूल, अच्छा एक फ्यूल जो है वो आप कैसे उसको बताएंगे कि ये फ्यूल जो है वो अच्छा है। उसके लिए कुछ एक रूल्स हैं, कुछ एक कंडीशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसमें आती है कि वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, आसानी से मिल जाए। फर्स्ट हो गया। सेकंड अगर हम उसकी बात करें तो उसको इजीली हम स्टोर कर सकें, उसको हम आसानी से हैंडल कर सकें, उसको हम आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकें। अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह अगर भेजना है तो उसको हम आसानी से भेज सकें। फिर थर्ड, अगर टेक्निकली अगर हम बात करें तो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर वो क्या होना चाहिए, वो लो होना चाहिए। लो में भी ये नहीं है कि आपके रूम टेम्परेचर से नीचे हो जाए, रूम टेम्परेचर से स्लाइट अप होना चाहिए, ठीक है। अगर रूम टेम्परेचर के नीचे हो जाएगा तो क्या होगा, रखा रखिया कोई भी चीज आपकी बर्न करना जलना स्टार्ट कर देगी। अगर रूम टेम्परेचर से कम हुआ तो रूम टेम्परेचर से लो नहीं होना चाहिए, ये आप इसमें कंडीशन लगा सकते हो। इसके बाद नंबर 4, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है, यानी कि जो अमाउंट ऑफ हीट ये प्रोड्यूस करके देगा हमें आफ्टर बर्निंग, वो आपकी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है, हाइड्रोजन की है, लेकिन एज ए फ्यूल उसको हम नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। तो उसके अलावा क्या मिलता है हमारे पास में, पेट्रोल, डीजल, आपका केरोसिन मिलता है, एलपीजी है, सीएनजी है, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो अच्छी आती है। ओके, इसके बाद जो है 5th पॉइंट आपका आता है, तो लीव नो रेजिड्यू। नो रेजिड्यू मतलब कोई एस वगैरह वहां पे ना बचे, राख वगैरह जो बचती है, जैसे लकड़ी को जलाया, कोयले को जलाया, तो वहां पे क्या होगा, राख वगैरह बचती है, तो ये रेजिड्यू वगैरह ना छोड़े, कम से कम छोड़े, बेटर होता है कि छोड़े ही ना, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 अगर हम इसमें बात करें तो इसके अंदर आता है आपका नो
हार्मफुल गैसेस गिवन आउट। ये क्या है, तो इसमें आपका जब भी आपका कोई फ्यूल है उसको हम बर्न करेंगे तो वहां से उसमें से कोई हार्मफुल गैस जो है वो नहीं निकले। ठीक है, जैसे किसी ईंधन को हमने जलाया तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड इनकम्प्लीट कंबशन में हालांकि होता है, तो वहां पे CO जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। कार्बन को जैसे हम जलाते हैं, हमने पीछे पढ़ा है, उसमें आपकी NO2 NO3 SO2 SO3 जो गैसेज हैं जो हार्मफुल होती हैं, आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं, वो गैसेज उसमें फॉर्मेशन होता है। तो गुड फ्यूल के अंदर ये सारी चीजें जो है वो इंक्लूड होनी चाहिए। ये 6 पॉइंट आपके बने हैं, इनको आप देख सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है, इसी के अंदर एक हेडिंग आती है गैसियस फ्यूल्स जो होते हैं, मींस जो गैस की फॉर्म में होते हैं, जैसे आपका LPG है, CNG है, वो सॉलिड फ्यूल जिसमें आपकी लकड़ी कोयला आता है, और आपके जो लिक्विड फ्यूल आते हैं जैसे आपका पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, इनसे बेटर कैसे होते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे। ओके, अभी हम करते हैं अपना वाई। एक क्वेश्चन है आपका, वाई गैसियस फ्यूल्स आर better than solid and liquid फ्यूल। इनसे वो बेटर कैसे होते हैं? तो सबसे पहले हम एक बार बात कर लेते हैं सॉलिड फ्यूल के बारे में, इनमें क्या क्या कमी आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉलिड फ्यूल में डेल एफ रेजिड्यू एस वगैरह वहां पे बचता है। कार्बन को आप बर्न कीजिएगा, लकड़ी को हम डेली अपने घरों में बर्न कर रहे हैं, वहां से एस राख निकलती है। ठीक है। सेकेंड, दे गिव आउट हार्मफुल गैसेज, जहरीली गैसेज वहां पे निकलती हैं। कोयले का एग्जांपल ले लीजिए उसके अंदर आप में। ठीक है। नंबर 3 में आपका आता है ट्री कटिंग ऑफ ट्रीज जो है वो एडवाइजेबल नहीं है। इज नॉट गुड, और आप इसको डाल सकते हो एडवाइजेबल, यानी कि ये अच्छा नहीं होता, आपके एनवायरनमेंट के ऊपर ये इंपैक्ट डालते हैं। 4th में जो कोल स्टॉक है वो कैसा है, वो आपका लिमिटेड है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स आपके हो गए हैं जो सॉलिड फ्यूल के अंदर जो है वो जो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा एक लास्ट जो है आपका दे कैन कोज हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ के इश्यूज जो है वो वहां पे हो सकते हैं। ये कुछ एक मेन पॉइंट्स हैं जो सॉलिड्स के नेगेटिव होते हैं सॉलिड फ्यूल के अंदर। अच्छा, अगर हम बात करें लिक्विड फ्यूल के बारे में, लिक्विड फ्यूल के अगर बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हालांकि उनके अंदर इतनी सारी जो कमियां हैं वो नहीं होती हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह जो है वो अच्छे होते हैं एज कंपेरिजन टू सॉलिड्स, लेकिन उनके अंदर क्या कमियां हैं, दे डू नॉट बर्न कंप्लीटली। पहला तो उनका जो बर्निंग है वो कंप्लीट नहीं होती है। सेकेंड, सो दे विल प्रोड्यूस या दे गिव आउट हार्मफुल गैसेज। दिवाली सीजन अभी आ रहा है, ठीक है, इस टाइम पे आप देखोगे तो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेप लिया जाता है OD1 के ऊपर की व्हीकल वगैरह कम चलें, क्योंकि उनमें क्या किया जा रहा है, पेट्रोल यूज हो रहा है या डीजल यूज हो रहा है। तो ऐसा क्या है, गाड़ियां चल रही हैं तो पॉल्यूशन हो रहा है।
तो वही है, वहां पे पेट्रोल डीजल जो भी है वो बर्न होता है, बर्न होने से वो कंप्लीट बर्न जो है वो वहां पे टेक प्लेस नहीं करता है, कुछ वहां पे लेफ्ट हाउस गैसेज जो हैं वो बचती हैं और उनको फिर इन्वायरमेंट के अंदर छोड़ा जाएगा। नंबर ऑफ व्हीकल जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतनी ज्यादा अमाउंट में गैसेज निकलेंगी और वो आपके एनवायरमेंट को पोल्यूट करती हैं। तो ये मेन रीजन आता है जो आपका गैसेज के अंदर में होता है। तो पॉइजनस गैसेज को ये छोड़ती हैं। और कई ऐसे होते हैं इनके अंदर कि जब ये बर्न करते हैं, तो एक थर्ड पॉइंट हम डाल सकते हैं, दे ऑल्सो गिव सूट। ठीक है, जैसे दिया अगर हम लोग जलाते हैं, तेल वगैरह का अगर हम जलाते हैं, तो उसके ऊपर आप हाथ रख लीजिएगा या फिर आप लोग कोई स्पून वगैरह रखिएगा, आप देखोगे कि कुछ टाइम के बाद वो क्या हो रहा है, ब्लैक लेयर उसके ऊपर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। वो किसकी वजह से हो रही है? वो इस सूट की वजह से आपकी हो रही है। अभी गैसियस फ्यूल के अंदर, गैसियस फ्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर क्या खासियत है? तो इन दोनों के जो नेगेटिव पॉइंट हैं वही उनकी खासियत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेट्रोलियम के अंदर जो था, लिक्विड फ्यूल के अंदर, दे डू नॉट बर्न कंप्लीटली, दे बर्न कंप्लीटली बर्न होते हैं। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट इसके अंदर बनता है, दे डू नॉट गिव सूट, सूट भी नहीं देते। ठीक है, नो हार्मफुल गैस फॉर्मेशन, ना ही कोई हार्मफुल गैस वहां पे बनती है। ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो उनको क्या बनाते हैं, बेटर बनाते हैं। जब इसके बाद एक फोर्थ पॉइंट इसमें से बन सकता है, इनमें क्या है, दे लेफ्ट रेजिड्यू। तो गैसियस फ्यूल जब भी आपका बर्न होगा, सीएनजी है, एलपीजी, एलपीजी तो हम घरों में यूज कर रहे हैं, क्या वहां पे आप जब उस गैस को यूज कर रहे हो, चूल्हे को आप यूज कर रहे हो, तो क्या वहां पे ऐसा होता है कि आपको कोई राख वगैरह जो हो मिल रही है और आपको वो हटानी पड़े? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। उनकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा होती है। ठीक है, ये भी उनका बेनिफिट है। अच्छा, एक इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे बर्न मॉडरेटली। मॉडरेटली मीन्स ना तो तेज ना ही स्लो, उनके बीच की जो स्पीड होती है। और इस करेक्टरिस्टिक को आप यूज कर सकते हो जो हमने पीछे गुड फ्यूल की करेक्टरिस्टिक बताई थी वहां पे। ठीक है, कि एक गुड फ्यूल जो है वो ना तो फास्ट बर्निंग, फास्ट कंबसन होना चाहिए उसका, ना ही स्लो कंबसन वहां पे होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? मॉडरेट होना चाहिए। और वो खासियत किसके अंदर होती है? गैसियस फ्यूल के अंदर होती है कि वो ना तो ज्यादा जल्दी से जलते हैं, ना ही आहिस्ता आहिस्ता, एक मॉडरेट रेट पे वो जलते हैं। तो वहां पे कंबसन टेक प्लेस करता है आपका। तो ये आपका हो गया है अबाउट द क्वेश्चन दैट व्हाई आर द गैसियस फ्यूल्स आर बेटर देन सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स। इसके बाद अपना लास्ट टॉपिक बचता है। लास्ट जो अपना टॉपिक बचता है वो है अबाउट कैंडल फ्लेम। अभी कैंडल फ्लेम का जो आपका डायग्राम बनेगा, जी कुछ इस तरीके से आपकी कैंडल फ्लेम जो है वो आपकी होती है। तो ये आपकी कैंडल हो गई, ये उसकी फ्लेम हो गई। अभी हम पढ़ेंगे इसी कैंडल फ्लेम के बारे में। कैंडल जब भी ये जलती है तो उसके अंदर कुछ लेयर फॉर्मेशन होती है, वहां पे किस तरीके से कंबसन टेक प्लेस कर रहा है, इसके रिगार्डिंग अगर आप अलग अलग बुक देखते हो, नेट वगैरह का यूज करते हो, तो ये आपको दो तरीके से मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे एक तरीका बता रहा हूं जो आपकी बुक के अंदर दिया गया है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन वगैरह जो भी आपका एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग, उसमें हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग जो आपके क्वेश्चन आंसर बनेंगे उनको उठाएंगे। तो यहाँ अपनी बुक के अंदर जो है 4 पार्ट्स जो हैं वो कैंडल फ्लेम के दिखाए गए हैं। हालांकि कुछ एक ऐसी बुक भी आपको मिलेंगी जहां पे केवल 3 रीजन जो है, 3 जोन जो वो दिखाए जाते हैं,
यहाँ पे 3 पार्ट या फिर आप 4 पार्ट या फिर आप बोल सकते हो 4 जोन जो है वो बनते हैं। सबसे पहला नीचे की साइड में होता है, ये आपका होता है ब्लू इन कलर, ब्लू कलर का होता है, जिसको आप देख सकते हो आसानी से, ये आपको दिखेगा। ये ब्लू कलर जो इसका होता है ये होता है कंप्लीट कंबसन की वजह से, यहाँ पे आपका कंप्लीट कंबसन हो रहा है और ब्लू कलर जो है इस जोन का होता है। सेकंड जो आता है वैक्स के पास का जो रीजन, जो बत्ती जो होती है, कैंडल की जो बत्ती होती है उसके पास का जो रीजन होता है वो आपका होता है 2, और ये आपका डार्क कलर का होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफी कम कंबसन टेक प्लेस कर रहा है या फिर नो कंबसन जो है वो यहाँ पे हो रहा है। ये आपका बिल्कुल ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ पे बहुत कम होती है, बाहर इस वाले पार्ट पे ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा होती है। फिर थर्ड आता है आपका ये वाला पार्ट, ये आपको ऑरेंज या येलो कलर में आपका मिल सकता है। यहाँ पे कंबसन जो है वो मॉडरेटली होता है आपका, ठीक है, कंप्लीट भी नहीं हो रहा है और बिल्कुल भी ना हो रहा हो, ऐसा नहीं होता है, बीच का होता है। यहाँ पे कंबसन आपका टेक प्लेस करता है, येलो कलर में मिलेगा। और एक लेयर जो आपको मिलेगी वो इसके चारों तरफ से मिलेगी आपको। अगर आप कीन ऑब्जर्वेशन अगर करते हो तो वो आपकी होती है नंबर 4, आउटर में होती है ये आपकी, ये नंबर 4 होती है आपकी। तो इस तरीके से आपकी 4 लेयर जो है वो कैंडल फ्लेम के अंदर टेक प्लेस करती हैं। ओके, इसके बाद में एक आपका एक्सपेरिमेंट दे रखा है, वो भी आपको एक बार जान लेना चाहिए। उसमें क्या है, आपकी कैंडल फ्लेम जो है उसके बारे में आपको बता रखा है। वहां पे 4 पार्ट्स बना रखे हैं, A, B, C, D करके आपको दे रखा है। ए पार्ट में आपको क्या बताया गया है? ए पार्ट में आपको बताया गया है कि एक कैंडल हमने ली, उसको जलाया, उसके ऊपर हमने एक यू शेप में एक टेस्ट ट्यूब ली, उसको हमने एक जार के अंदर डाल दिया। अब वैक्स के ऊपर हमने, मतलब जो कैंडल फ्लेम थी उसके ऊपर हमने ट्यूब को रखा है, कैंडल बर्न कर रही है। वहां से जो वेपर, वैक्स, एक्चुअल कैंडल काम कैसे कर रही है, वैक्स हीटअप हो रहा है, हीटअप होने की वजह से वैक्स की वेपर बन रही है और कंबसन टेक प्लेस कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन कर रही है। फिर आपका वहां पे वैक्स वेपर जो है वो ऊपर की तरफ जाते हुए जा रही है, उनको हमने क्या किया, ट्यूब के थ्रू एक जार के अंदर लेके आए हैं। उस जार के अंदर क्या होगा, कंडेंस किया है हमने उनको, वापस से हमको क्या मिल जाएगा, वैक्स मिल जाएगा। जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर आपकी टेस्टिंग की गई है कि जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है। अगर वाटर के साथ अगर हम उसका रिएक्शन कराते हैं, उस मीन्स उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है या नहीं है, इसको चेक किया गया है। और थर्ड की सूट वगैरह की फॉर्मेशन होती है या नहीं। तो पहले हम बात करते हैं बी पार्ट के बारे में। आप उस डायग्राम को देखिएगा, उसमें क्या किया गया है, अब की बार वैक्स के ऊपर जो कैंडल बर्न कर रही थी उसके ऊपर सेम वही यू शेप में एक ट्यूब रखी गई है। नीचे आपका अनहाइड्रस, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका है अनहाइड्रस। अनहाइड्रस का मतलब होता है विदाउट वाटर, बिना पानी का। क्या लिया गया है, CuSO4। इसका जो कलर होता है ये होता है लाइट ब्लू, हल्का, काफी नीलापन आपको दिखाई देगा लेकिन काफी हल्का होता है। इसके अंदर अनहाइड्रस है, मीन्स बिना पानी का है ये। जब इसकी रिएक्शन की जाएगी आपकी H2O के साथ तो यहाँ पे फॉर्मेशन तो होगी CuSO4 की, लेकिन इसका कलर अब कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इट मीन्स जो वैक्स की वेपर जो निकल रही है उनके अंदर वाटर प्रेजेंट है या नहीं, इसके रिगार्डिंग में ये आपकी एक्टिविटी है। तो वहां पे एक्टिविटी के अंदर क्या ऑब्जर्व किया गया है, कैंडल फ्लेम से वैक्स आपका वेपर निकल रही है, उनको लेके अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के ऊपर डायरेक्ट किया गया है, उनको वहां पे भेजा गया है। जब वो उसके ऊपर गिरेंगी तो अगर कॉपर सल्फेट अपना कलर बदलेगा, जो एक्सपेरिमेंट से प्रूफ है कि वो कलर अपना चेंज करेगा, वो लाइट ब्लू से डार्क ब्लू के अंदर चेंज हो जाएगा, जो किसकी प्रेजेंस शो करता है, वाटर की प्रेजेंस शो करता है। सेकंड जो थर्ड है सी पार्ट, उसके अंदर क्या बताया गया है कि CO2 की प्रेजेंस जो हो वो वहां पे होती है या नहीं होती है। तो उसके लिए क्या है, वहीं उस ट्यूब को अब कहां लेके गया है, लाइम वाटर के अंदर लेके गया है। ठीक है, लाइम वाटर के अंदर जैसे ही CO2 आपकी जाएगी तो उसका मिल्किश कलर हो जाएगा, दूधिया रंग उसका हो जाएगा। तो वो CO2 के प्रेजेंस को कंफर्म करता है, जो एक्सपेरिमेंटली होगा। फोर्थ के अंदर क्या किया गया है, सूट फॉर्मेशन वहां पे हो रही है या नहीं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल निकल रहे हैं या नहीं,
उसकी कंफर्मेशन वहां पे होती है। तो उसमें क्या किया गया है, एक स्टील की एक प्लेट जो है वो कैंडल के ऊपर रखी गई। ये एक्सपेरिमेंट आप भी करके देख सकते हैं। चम्मच स्पून जो है उसका आप यूज कर सकते हो। वो आप एक कैंडल, बर्निंग कैंडल के ऊपर आप जब उसको रखोगे तो जो स्पून आपने लिया है उसके ऊपर एक ब्लैक लेयर जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट होती है, जो कंफर्म करती है कि कुछ एक अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल वहां से निकल रहे हैं। ओके, आज अपना चैप्टर ये खत्म हो चुका है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।